आप तक पहुंच रही है? प्लीज लेट मी नो। ओके, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। आज का हमारा टॉपिक एक लंबा टॉपिक रहेगा, जिसमें हम दो चीजें साइमल्टेनियसली कवर करेंगे। एक तो गवर्नर, गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉयस, और इसी के साथ साथ इसी के कंटेम्प्रेरी हम बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। शुरू करते हैं टॉपिक फॉर द डे। गवर्नर्स, गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉयस। हम सब जानते हैं पहले बंगाल में गवर्नर हुआ करते थे, फिर उन्हीं को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और उसके बाद वही लोग कहलाने लगे भारत के वाइस रॉयस। ठीक है अभी। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डे, गवर्नर्स, गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉयस। हम सब जानते हैं पहले बंगाल में गवर्नर्स हुआ करते थे, फिर उन्हीं को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और फिर आजादी के 1857 के विद्रोह के बाद वही कहलाने लगे। जब क्राउन रूल शुरू हुआ तो उन्हें कहा जाने लगा भारत का वाइसराय। और हम सब जानते हैं द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज रॉबर्ट क्लाइव। सबसे पहले हम बात करेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल का सबसे पहला गवर्नर बनकर आया था रॉबर्ट क्लाइव। और हम सब जानते हैं क्यों आया था, क्योंकि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कालकोठरी की घटना करवाई थी, या ब्लैक होल ट्रेजेडी को अंजाम दिया था। उसी के तहत बंगाल का प्रशासक रॉबर्ट क्लाइव को बनाकर भेजा गया था। और इसके समय में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट काम हुए हैं या जो घटनाएं घटित हुई हैं, उसके बारे में आप सभी लोग पहले से जानते हैं। सबसे पहला काम 1757, इसका जो पीरियड रहा भारत में वो 1757 से 1760 तक, और उसके बाद 1765 से 1767 तक। सबसे पहला काम इसके समय में हुआ 757 में, बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध। और हम सब जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जो इतिहास का सबसे छोटा बैटल कहा जाता है। सिर्फ 1.5 घंटे में रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। हार के दो कारण थे। सिराजुद्दौला का सेनापति, जिसका नाम मीर जाफर था, जो जाकर मिल गया रॉबर्ट क्लाइव की तरफ। और दूसरा कारण, सिराजुद्दौला के सैनिकों में के पास तलवारें थी और रॉबर्ट क्लाइव के सोल्जर्स के पास राइफल्स या बंदूकें। सबसे पहला काम इसके समय में यही हुआ। इसके बाद इन 1765 1765 में इसी के समय में हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद की संधि। रॉबर्ट क्लाइव, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच इलाहाबाद की संधि हुई, और इसी संधि के तहत ये डिसाइड हुआ कि अब पूरे के पूरे बंगाल प्रांत पर अंग्रेजों का अधिकार होगा, और वहां से टैक्स वसूलने और रेवेन्यू जनरेट करने के राइट्स भी किसके पास होंगे? अंग्रेजों के पास। और इसके बाद अगला काम रॉबर्ट क्लाइव ने किया
In 1765 he applied dual governance in Bengal. इसने बंगाल में द्वैध शासन लगाया। और हम सब जानते हैं ये बंगाल का द्वैध शासन 7 years तक चला, 7 सालों तक चला, जिसको हमने भारत की लूट कहा था। और इसी को आकर रोका था, इसी को आकर खत्म किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ये सारे के सारे काम रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुए। और एक और इम्पोर्टेंट काम किया इसने, ही प्रोहिबिटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू टेक गिफ्ट्स। इसने सरकारी कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया। और ये नियम आज तक भी एप्लीकेबल है। भारत में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी व्यक्ति से कोई उपहार नहीं ले सकता है, गिफ्ट नहीं ले सकता है। अगर वो गिफ्ट लेगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज ब्राइब, तो उसे रिश्वत ही समझा जाएगा। तो आप लोग डिपार्टमेंट्स में जाने के बाद ध्यान रखिएगा, या तो 10 बजे से पहले बुलाएं या शाम को 5 बजे के बाद बुलाएं। इसके बीच में प्लीज डोंट ट्राई दिस एट योर ऑफिस, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और रॉबर्ट क्लाइव के ही टाइम से ये नियम है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी व्यक्ति से कोई गिफ्ट नहीं ले सकता है। इसके बाद आपने देखा कि 1760 से लेकर 1765 के बीच में रॉबर्ट क्लाइव भारत में नहीं था, ये बंगाल का गवर्नर नहीं था। और अगर इन 5 साल के बीच में ये बंगाल का गवर्नर नहीं था, तो हम सब जानते हैं इसके बीच में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, विच इज बैटल ऑफ बक्सर। आपसे पूछेंगे कि बताइए बैटल ऑफ बक्सर के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो ध्यान रखेंगे दैट टाइम गवर्नर ऑफ बंगाल वाज वेंची हार्ट। उस समय बंगाल का गवर्नर वेंची हार्ट हुआ करता था। रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुला लिया गया था और उसके स्थान पर बंगाल का गवर्नर हुआ करता था वेंची हार्ट। लेकिन क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में डुअल गवर्नेंस या द्वैध शासन लगाया और बंगाल में अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके लूट करवाई, इसी वजह से 1767 में इसको वापस ब्रिटेन बुलाया गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको अपमानित किया गया, इसको जलील किया गया और कहा गया कि आपने अपने ही अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके बंगाल में लूट की है। इसने इसको इतना ज्यादा अपमानित किया गया, इसको इतना ज्यादा जलील किया गया कि अपने अपमान को ये सहन नहीं कर पाया। और ओनली गवर्नर हु कमिटेड सुसाइड वाज रॉबर्ट क्लाइव। इसी ने 1767 में ब्रिटेन में आत्महत्या कर ली, इसने सुसाइड कर लिया। एक लौता गवर्नर जिसने आत्महत्या की थी। क्वेश्चन यही बनेगा, द ओनली गवर्नर हु कमिटेड सुसाइड वाज रॉबर्ट क्लाइव। ये बंगाल का सबसे पहला गवर्नर था और इसी ने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद बंगाल के द्वैध शासन को खत्म करने के लिए बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया वॉरेन हेस्टिंग्स को। इसके बाद आया वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से लेकर 1785 तक। और हम सब जानते हैं दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स को जब बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया, तो इसने आते ही सबसे पहला काम क्या किया, इन 1772 ही एबोलिश द डुअल गवर्नेंस ऑफ बंगाल। इसी ने बंगाल के द्वैध शासन का अंत किया और इसने एक पोस्ट बनाई, इसने एक पद बनाया विच वॉज नोन एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ही फाउंडेड द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद बनाया और इसी के समय में कंपनी रूल शुरू हुआ और कंपनी रूल के तहत सबसे पहला एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट भारत में भेजा गया, जिसके तहत जिसे अभी तक कहा जाता था बंगाल का गवर्नर, वो कहलाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। इसीलिए वॉरेन हेस्टिंग्स वाज लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं प्रथम गवर्नर जनरल बना। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमने पढ़ा कि कंपनी को 20 वर्ष के व्यापारिक अधिकार दिए गए और अभी तक तो उस कंपनी को उसके प्रोपराइटर्स चला रहे थे, लेकिन अब 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें अपॉइंट किए गए, जिनका काम था अब ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार और प्रशासन चलाना। 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स के ही समय में कलकत्ता में भारत के सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा। और हमने पढ़ा था इसमें चीफ जस्टिस बनाए गए लॉर्ड एलिजा इम्पे और इसके अलावा इसमें 3 अन्य न्यायाधीश, 3 अदर जजेस अपॉइंट किए गए, जिनके नाम थे हाइड, चैम्बर्स और लैम्स्टर्स। इसके अलावा अगला काम वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ इन 1780 में ही फाउंडेड जीपीओ और जनरल पोस्ट ऑफिस। 1780 में
इसने एक जनरल पोस्ट ऑफिस या प्रधान डाक कार्यालय की स्थापना की कलकत्ता में। और 29 जनवरी 1780 में वॉरेन हेस्टिंग्स के ही समय में फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड, भारत का सबसे पहला न्यूज़पेपर या समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। और हम सब जानते हैं भारत का सबसे पहला न्यूज़पेपर था बंगाल गजट या बंगाल गजट। बंगाल गजट was first newspaper of India which was published in English language। ये इंग्लिश भाषा का न्यूज़पेपर था। एंड द न्यूज़पेपर was founded by J.A. हिक्की और जेम्स ऑगस्ट हिक्की। क्योंकि भारत का सबसे पहला न्यूज़पेपर 1780 29 जनवरी को प्रकाशित हुआ है, इसीलिए हर साल 29 जनवरी को ही मनाया जाता है समाचार पत्र दिवस या न्यूज़पेपर डे। यह है समाचार पत्र दिवस या न्यूज़पेपर डे। नेक्स्ट, हम सब जानते हैं दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स के ही समय में इसने नंद कुमार चैत सिंह और घसीटी बेगम को फांसी की सजा दिलवाई 1780 में लॉर्ड एलिजा इम्फे से कहकर। और फिर 1784 में 1784 में वॉरेन हेस्टिंग्स के ही समय में भेज दिया गया भारत पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया अधिनियम। और इसी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से एडमिनिस्ट्रेशन और व्यापार को अलग अलग कर दिया गया और भारत से एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वाज सेपरेटेड। भारत से कार्यपालिका और न्यायपालिका को भी अलग अलग कर दिया गया। ये काम हुए वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में, लेकिन क्योंकि इसने भी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया था, इस बात की सजा इसको दी गई। 1785 में वॉरेन हेस्टिंग्स को वापस बुलाया गया ब्रिटेन और ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस पर इम्पीचमेंट लगा दिया गया, इस पर महाभियोग लगा दिया गया। क्वेश्चन आएगा, भारत का या बंगाल का एकमात्र गवर्नर जनरल और द ओनली गवर्नर जनरल हु वाज इम्पीच्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग ही वो इकलौता गवर्नर जनरल है जिस पर महाभियोग लगा है। और हम सब जानते हैं इम्पीचमेंट या महाभियोग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज पोस्ट इज नोन एज इम्पीचमेंट। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से निष्कासित कर देने की प्रक्रिया ही महाभियोग कहलाती है, जो हमने संविधान में पढ़ा है। आर्टिकल 61 में है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ओनली गवर्नर जनरल हु वाज इम्पीच्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगा और इसके बाद बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से लेकर 1793 तक 1786 से लेकर 1793 तक बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड कॉर्नवालिस। ही फाउंडेड 4 सेशन कोर्ट्स इन बंगाल। इसने बंगाल में 4 सत्र न्यायालयों की स्थापना की। एक कलकत्ता में स्थापित किया गया, एक पटना में, एक मुर्शिदाबाद में और एक ढाका में। ये 4 सेशन कोर्ट्स थे या सत्र न्यायालय थे जो स्थापित किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने समय पर। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस स्टार्टेड परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारी सिस्टम इन बंगाल। कॉर्नवालिस ही वो पहला गवर्नर जनरल है जिसने भारत में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा की शुरुआत की थी। जैसे हमने दिल्ली सल्तनत में एकता इक्तेदार इक्तेदारी पढ़ा था, मुगल डायनेस्टी में सूबा सूबेदार और सूबेदारी पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही जमीन जमींदार और जमींदारी सिस्टम चला करता था अंग्रेजों के टाइम पर। जो शुरू करने वाला था लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसी को स्थायी बंदोबस्त भी कहा करते थे या परमानेंट सेटलमेंट। ही स्टार्टेड परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारी सिस्टम ड्यूरिंग हिज पीरियड। इसके अलावा ही इज नोन एज द फादर ऑफ आईसीएस। इसे आईसीएस या भारतीय नागरिक
सेवा का जनक कहा जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही 21 अप्रैल 1793 1793 को स्थापना की थी इंडियन सिविल सर्विस की या भारतीय नागरिक सेवा की। इसीलिए इसको नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही समय में 1793 में आया चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम, और हम सब जानते हैं इस चार्टर एक्ट के तहत कुछ इंपॉर्टेंट काम किए गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड राइट्स को 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। इसके अलावा अंग्रेज अफसरों के वेतन अब भारत की ही संचित निधि से दिए जाने लगे थे, और their salary was started paying from the consolidated fund of India। और अगला काम हमने पढ़ा था कि 1793 में ही भारत में बना रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू पुलिस। ये सारे के सारे काम लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुए। और एक और चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस की डेथ भारत में हुई थी 1805 में। आपके पास क्वेश्चन आएगा, इकलौता गवर्नर जनरल जिसकी ग्रेव, जिसकी कब्र भारत में है, वो कौन था? ही वॉज लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की ग्रेव, इसकी कब्र उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसके बाद आया सर जॉन शोर, भाई जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट लोग नहीं है उनके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे। इसके बाद 5 साल के लिए आया सर जॉन शोर, और सर जॉन शोर के बाद नेक्स्ट अगला व्यक्ति जो आपको याद रखना है, ही वॉज लॉर्ड वेलिजली। सेवनटीन से लेकर 1805 तक बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड वेलिजली। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम इसने किया, ही अप्लाइड अ बैन ऑन इंडियन न्यूज़पेपर्स। इसने भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया, और ही अप्लाइड अ बैन ऑन इंडियन न्यूज़पेपर्स। दूसरा काम, इन 1800 he founded Fort William College। He founded Fort William College in Calcutta। इसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। और हम सब जानते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लॉर्ड वेलिजली के ही समय में 1803 में ब्रिटिशर्स कॉन्क्वर्ड दिल्ली एंड दे मेड मुगल्स देयर पेंशनर्स। लॉर्ड वेलिजली के ही समय में 1803 ईस्वी में अंग्रेज दिल्ली में घुस आए थे। उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, और मुगल बादशाह उस समय हुआ करता था शाह आलम सेकंड, शाह आलम द्वितीय, और उसी को अपना पेंशनर बनाया था अंग्रेजों ने, और दिल्ली पर अधिकार हुआ था अंग्रेजों का। लॉर्ड वेलिजली के बाद अगला आया सर जॉर्ज बार्लो। 1805 से लेकर 1807 केवल 2 साल के लिए बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया सर जॉर्ज बार्लो। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे द रिवोल्ट ऑफ 1857 कि सर जॉर्ज बार्लो के ही समय में 1806 में 1806 में भारत का पहला सैनिक विद्रोह हुआ था, और द फर्स्ट आर्मी रिवोल्ट ऑफ इंडिया वाज हैपेंड इन 1806। 1806 में भारत का सबसे पहला सैनिक विद्रोह हुआ। और ये जो सैनिक विद्रोह था, ये कहां पर हुआ था?
तमिलनाडु के वेल्लोर में हमने बात की थी कि कुछ भारतीय सैनिकों ने अपने सरों पर पगड़ी पहनने से मना कर दिया था। इसी वजह से इसी को कंसीडर किया जाता है भारत में होने वाला सबसे पहला सैनिक विद्रोह, जो तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो केवल 2 साल के ही बाद भारत से वापस लौटा और इसके स्थान पर आया लॉर्ड मिंटो फर्स्ट या लॉर्ड मिंटो प्रथम। एटीन 1807 से लेकर 1813 तक बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। और लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के ही समय में 1809 में हुई ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर या अमृतसर की संधि जो हुई दो लोगों के बीच, मिंटो फर्स्ट एंड महाराजा रंजीत सिंह। मिंटो फर्स्ट और महाराजा रंजीत सिंह के बीच हुई अमृतसर की संधि। और इसी अमृतसर की संधि, हम सब जानते हैं, पंजाब का शासक हुआ करता था महाराजा रंजीत सिंह और इसकी दो राजधानी हुआ करती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल वाज लाहौर एंड हिज रिलीजियस कैपिटल वाज अमृतसर। मिंटो फर्स्ट और महाराजा रंजीत सिंह के ही बीच में अमृतसर में ये संधि हुई कि जो पंजाब की सतलज नदी है उसका उत्तरी पंजाब केवल महाराजा रंजीत सिंह के अधिकार में रहेगा। अदरवाइज जो उसका दक्षिणी पंजाब है या वर्तमान का जो हरियाणा क्षेत्र है उस पर अधिकार होगा किसका? ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का। जो हुआ था किस संधि के तहत? एज पर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विच वाज हैपेंड इन 1809 बिटवीन मिंटो फर्स्ट एंड महाराजा रंजीत सिंह। इसी के समय में लॉर्ड मिंटो प्रथम के ही समय में आया 1813 का चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। और इसके तहत हमने पढ़ा था कि 3 महत्वपूर्ण काम हुए थे। सबसे पहला, 1813 में क्रिश्चियन मिशनरीज अराइव्ड इन इंडिया, भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ था। दूसरा काम, भारतीय शिक्षा के विकास के लिए सालाना ईयरली 1 लाख रुपए सैंक्शन किए गए थे। और तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रेड राइट्स खत्म कर दिए गए, सिर्फ 2 राइट्स को छोड़कर, ट्रेड ऑफ टी, चाय का व्यापार, एंड ट्रेड विद चाइना, चीन के साथ व्यापार। इसके बाद 1813 में मिंटो प्रथम वापस लौटा और इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आदमी जो हमें याद रखना है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से लेकर 1835 तक बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इंपॉर्टेंट आदमी है, इसके समय पर कई इंपॉर्टेंट काम हुए हैं। ही एबोलिश्ड 3 सिस्टम्स, इसने 3 प्रथाएं समाप्त की। सबसे पहले इन 1829 ही एबोलिश्ड सती सिस्टम। 1829 में इसने सती प्रथा का अंत किया। उसके बाद 1830 में ही एबोलिश्ड थग सिस्टम, इसने ठगी प्रथा का अंत किया। और इसी ने 1833 में ही एबोलिश्ड ह्यूमन सैक्रिफाइस सिस्टम, इसी ने 1833 में नर बलि प्रथा का अंत किया। हमारे देश में लोगों की बलि देने की भी प्रथा चलती थी। ये तीनों की तीनों प्रथाएं समाप्त करने वाला था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसी के समय में 1833 का चार्टर एक्ट आया था जिसके तहत 3 महत्वपूर्ण काम हुए थे, जिसको अभी तक कहा जा रहा था बंगाल का गवर्नर जनरल, अब वो कहलाने लगा था भारत का गवर्नर जनरल। इसीलिए आप कह सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक was last governor general of Bengal and he was first governor general of India। यही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का
प्रथम गवर्नर जनरल था। हमारे देश में 3 प्रथाएं चला करती थी। एक तो सती प्रथा, लोगों को ठग लेने की प्रथा, यहाँ पर ठगी सिस्टम भी चलता था। और यहाँ पर चलता था नर बलि प्रथा, लोगों को बेवकूफ बनाकर, है ना, उन्हें ठग लिया जाता था। यहाँ पर ठग लेने की प्रथा हुआ करती थी। ये तीनों की तीनों प्रथाएं लॉ बनाकर खत्म की किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। इसके समय में 1833 का चार्टर एक्ट आया, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 में ही, 1833 में ही, इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा बना दिया गया। और हमने पढ़ा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी ट्रेड राइट्स खत्म कर दिए गए, इवन चाय का व्यापार भी और चीन के साथ व्यापार भी। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन एजुकेशन की या भारतीय शिक्षा की, तो उसका विकास, उसकी डेवलपमेंट ही किसके टाइम से शुरू हुई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम से। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1833 में पब्लिक एजुकेशन कमेटी बनाई। इसने एक समिति का गठन किया था जिसका नाम था पब्लिक एजुकेशन कमेटी या लोक शिक्षा समिति। और जब इसने लोक शिक्षा समिति का गठन किया, तो इसी कमेटी का हेड इसने बनाया एक व्यक्ति को जिसका नाम था लॉर्ड मैकॉले। और इसी लॉर्ड मैकॉले को इसने अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा और कहा कि बताइए भारतीय शिक्षा में या इंडियन एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स या क्या सुधार किए जा सकते हैं। 2 साल के बाद इसी लॉर्ड मैकॉले ने अपनी रिपोर्ट पेश की और इसी रिपोर्ट को कहा जाता है 1835 में आया मैकॉले मिनट। मैकॉले मिनट्स 1835 में आए मैकॉले मिनट। और इसी मैकॉले मिनट के तहत लॉर्ड मैकॉले ने अपनी रिपोर्ट पेश की और लोगों को बताया, या लॉर्ड विलियम बेंटिक को, अंग्रेजों को, ब्रिटिश सरकार को बताया कि जो भारतीय शिक्षा का मॉडल है, जो इंडियन एजुकेशन का सिस्टम है, वो बहुत ही बेकार है और वो किसी काम का नहीं है। इसने कहा कि अगर ब्रिटेन की एक लाइब्रेरी के कोने से एक अलमारी के एक तख्ते को भी उठा लिया जाए जिस पर केवल 8-10 किताबें होंगी, तो वो भी, उसमें लिखी हुई बात भी पूरे के पूरे भारतीय साहित्य से क्या होगी? बेटर होगी। इसने बिल्कुल इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बेकार बनाया और कहा कि अगर भारतीयों में एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट करना है, रिफॉर्म करना है, तो यहाँ पर इंग्लिश को इम्प्लीमेंट करना क्या है? जरूरी। बस 1835 से ही मैकॉले मिनट्स की ही रिकमेंडेशन पर इंग्लिश बिकेम कंपलसरी इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हमारी शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी को भी क्या कर दिया गया? इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही आगरा प्रेसिडेंसी में सर्वोच्च न्यायालय की या सुप्रीम कोर्ट की एक और बेंच की स्थापना की, एक और बेंच स्थापित की। और इसके अलावा ही फाउंडेड द पोस्ट ऑफ डिविजनल कमिश्नर। इसी ने मंडल आयुक्त का पद बनाया। हम सब जानते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीसी या एक डीएम होता है और फिर कई डिस्ट्रिक्ट्स बनकर मिलते हैं डिवीजन या मंडल, जिसको, और उसी में एक कमिश्नर बैठता है जिसको हम डिविजनल कमिश्नर या मंडल आयुक्त कहते हैं। वो पोस्ट बनाने वाला भी कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1835 में दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक वापस लौटा। और जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक वापस लौटा, तो उसके स्थान पर सिर्फ 1 साल के लिए भारत का दूसरा गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को। अगला आया लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ। 1835 से लेकर 1836 तक भारत का दूसरा गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ। ही इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ प्रेस। इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है और इसलिए कहा जाता है जो न्यूज़पेपर्स पर बैन लगाया था लॉर्ड वेलेजली ने, उसको आकर रिमूव किया किसने? लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ ने। ही रिमूव्ड बैन फ्रॉम
इंडियन न्यूज़पेपर्स, इसने भारतीय समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाया। और जैसे ही भारतीय समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटा, अब हम फ्री थे अपने न्यूज़पेपर्स पब्लिश करने के लिए। इसीलिए लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को ही क्या कहा गया है? लिबरेटर ऑफ प्रेस। इसे प्रेस का मुक्तिदाता या भारतीय समाचार पत्रों का जनक कहते हैं लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को। सिर्फ 1 साल के लिए आया था और यही एक इम्पॉर्टेंट काम किया है लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ ने। इसके बाद आया इम्पॉर्टेंट आदमी जिसको हम जानते हैं लॉर्ड डलहौजी के नाम से। इसके बाद आया लॉर्ड डलहौजी। 1848 से लेकर 1856 तक भारत का अगला गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया लॉर्ड डलहौजी को। हम सब जानते हैं 1848 में आते ही इसने सबसे पहले पंजाब के अंतिम शासक महाराजा दलीप सिंह हाँ जी, सबसे पहले मुझे बताएं कि वीडियो और ऑडियो क्वालिटी एकदम क्लियर है आपको? मेरी आवाज आप तक आ रही है? वीडियो सब कुछ ठीक है? हम स्टार्ट करें क्लास दोबारा? ऑल क्लियर, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमने लिखा था लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक अगला गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया डलहौजी को, जिसने सबसे पहले पंजाब पर अधिकार करके दलीप सिंह को अपना पेंशनर बनाया और उसे पेंशनर बनाकर लंदन भेज दिया, जहां पर अगले ही साल ही गिफ्टेड द प्रीशियस कोहिनूर डायमंड टू क्वीन विक्टोरिया। इसके बाद ही अप्लाइड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन इंडिया। इसने भारत में हड़प की नीति चलाई और हड़प की नीति के ही तहत भारत के कई सारे प्रांतों को हड़प कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। इसके बाद इन 1852 1852 में लॉर्ड डलहौजी फाउंडेड पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो हमारा लोक निर्माण विभाग है, उसकी स्थापना करने बनाया, जो कहलाता है 1854 का 1854 में इसने बनाया चार्ल्स वुड डिस्पैच। लॉर्ड डलहौजी के समय ही चार्ल्स वुड डिस्पैच आया और यही चार्ल्स वुड डिस्पैच कहलाता है
हाँ खा लेगा। हाँ खा लो। दाल लगेगा, चना का दाल तैयारी